साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये सेकंड फॉर्म होती है। ये इम्पॉर्टेंट है उसकी तुलना में, क्वेश्चन भी थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं इसके। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म जिसको बोल सकते हैं अपने, ये फॉर्म होती है डी एक्स अपॉन पी इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज़ इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। अब यहाँ सबसे पहले प्रश्न उठता है, ये पी क्यू आर क्या है। इनको यदि सॉल्व किया जाए तो P क्या बनेगा, Q क्या बनेगा और R क्या बनेगा, या P Q R किन को नाम दिए गए हैं, ये समझने वाली चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो तीन वेरिएबल तुम्हें दिख रहे हैं, एक X, एक Y और एक Z। तो मैंने सबसे पहले देखो लिखा, तीन चरों की कोई भी युगपत अवकल समीकरण साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म की होती है। P1 dx Q1 dy R1 dz इज इक्वल टू 0, P2 dx Q2 dy प्लस R2 dz इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो P1 Q1 R1 या P2 Q2 R2 लिखे हुए हैं, ये एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं। इन समीकरणों को यदि सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने का तरीका आपको आता है, पहले भी किया हो आपने छोटी क्लासों में। जैसे dx को बंद कर देते हैं, Q1 R2 माइनस Q2 R1, ये dx के नीचे लिखा जाता है। फिर dy वाली टर्म को ढक देते हैं अपने, P2 R1 नीचे से ऊपर जाते हैं, अदरवाइज नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है अपने। P2 R1 माइनस P1 R2 है। फिर dz वाली टर्म को ढक देते हैं तो P1 Q2 माइनस P2 Q1 आ जाता है। अब ये देखो dx के नीचे जो लिखा है ये कैपिटल P को रिप्रेजेंट करता है, dy के नीचे जो लिखा है ये कैपिटल Q को रिप्रेजेंट करता है, और dz के नीचे जो लिखा है वो R को रिप्रेजेंट करता है। अब इस टॉपिक में अपने को जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगी वो इस फॉर्म की मिला करेंगे, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। यहाँ पे जो पी क्यू आर है वो एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो ये एक्स वाई जेड की फॉर्म की वैल्यूज होंगी अपने। ये तो फॉर्म है इसकी। अब हल करने की इसकी कुछ विधियाँ बनी हुई है अलग अलग, ध्यान से समझना। मैंने हेडिंग लिखा है युगपत अवकल समीकरण को हल करने की विधियाँ, मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड लिखा है मैंने यहाँ पे। मेथड लिखने की जगह मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल से अपने बात को समझेंगे। क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्र जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्र। ये फर्स्ट विधि, फर्स्ट मेथड है इसका। जब क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में अपने को मिलते हैं तो किन्हीं दो को लेके प्रश्नों को हल किया जाता है। किन्हीं दो से मतलब ये है, फर्स्ट सेकंड ले लो, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, चाहे फर्स्ट थर्ड ले लो। फर्स्ट सेकंड से मतलब है डी एक्स और डी वाई, सेकंड थर्ड से मतलब है डी वाई और डी जेड, और फर्स्ट और थर्ड से मतलब है डी एक्स और डी जेड। ये तीन ऑप्शन होते हैं हमारे पास, इनमें से किन्हीं दो को लेना होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग फर्स्ट टू, पहले दो लिखो ले लो, तो एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्र जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड। इसको सॉल्व करना अपने को। तो देखो जेड से जेड कट गया, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, वाई को राइट हैंड साइड में ले गए, तो एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्र डी वाई हो गया। इंटीग्रेशन किया तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी वन। मैं डायरेक्ट कर देता होता हूँ, तो इंटीग्रेशन वैसे बनेगा एक्स क्यूब बाई थ्री इज इक्वल टू वाई क्यूब बाई थ्री। 3 से 3 काट दिया, कांस्टेंट है, उसकी जगह लिख दिया मैंने C1। ये मैंने लिखा टेकिंग फर्स्ट टू से। अब ऐसे टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मैंने लिखा एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्र जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में वाई स्क्र। तो वाई स्क्र से वाई स्क्र कट गया, एक्स डी एक्स बचा, जेड को राइट हैंड साइड में लेके तो जेड डी जेड हो गया। मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू C2। इंटीग्रेशन करना होता है, लाइन लिखना जो तो लिख देना, समाकलन करने पर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई टू, जेड का जेड स्क्र बाई टू, 2 से 2 काट दिया, तो एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू C2। ये जो C1 और C2 होते हैं इस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। मैंने लाइन लिखी जो कि अभी स्टल है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब बात को ध्यान से ये समझना है, फर्स्ट मेथड में पहला दूसरा लो,
या दूसरा तीसरा लो या पहला तीसरा लो, ये अपने पे निर्भर करेगा कि जोन सा आसान होगा वो अपने उठाएंगे वहाँ से। जैसे मैंने पहला दूसरा लिया, फिर पहला तीसरा लिया। अब तुम प्रश्न ये पूछ सकते हो सर आपने दूसरा तीसरा क्यों नहीं लिया। दूसरा तीसरा लेने से ये प्रश्न हल करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्स आ रहा है, उस एक्स को मुझे रिमूव करना होगा यहाँ से, वो भी हो जाएगा। वो जो मैं दूसरी या तीसरी विधि बताऊंगा वहाँ पे इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने। फिर इसमें बनी हुई है सेकंड मेथड, दूसरी विधि। सेकंड मेथड में देखो मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन से मैंने समझाने की कोशिश की है, तुम्हें ज़्यादा अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा डी एक्स अपॉन में वाई, डी वाई अपॉन में एक्स और डी जेड अपॉन में जेड। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग फर्स्ट टू, दोनों लिए तो डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। एक्स को ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, वाई को ले गए राइट हैंड साइड में, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एक कांस्टेंट आ गया मेरे पास। अब मुझे पहली विधि से काम नहीं करना, ठीक है, पहली विधि से मैं काम ना करके दूसरी विधि यहाँ पे अपने को सीखनी है। तो मैंने अगला स्टेप में लिखा टेकिंग लास्ट टू, अंतिम दो को लेने पर, तो डी वाई अपॉन एक्स और डी जेड अपॉन जेड। अब इसको हल करने के लिए डी वाई के साथ जो टर्म है वो वाई के पदों में होनी चाहिए। मेरे पास एक्स आ रहा है नीचे, क्या करूँ मैं यहाँ पे एक्स का मान पुट करने की कोशिश कर, मैंने जो ऊपर मान C1 का निकाला वहाँ से मैंने x का मान निकाला, तो वाई स्क्वायर प्लस C1 आ गया। अब डी वाई अपॉन दिस और डी जेड अपॉन दिस, डी जेड अपॉन जेड का तो इंटीग्रेशन हो ही सकता है, डी वाई अपॉन वाई का इस अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्म बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। रूट में जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड का लॉग जेड हो गया, कांस्टेंट है उसको लॉग C2 मैंने कर दिया, लॉग छोड़ दिया, ये मेरा आंसर आ गया वाई प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस C1 इज इक्वल टू C2 जो कि अभी स्टार। इसका मीनिंग ये है कि मैंने एक वेरिएबल का मान निकाल के उसको यूज़ किया और उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन करी। ये मेरा सेकंड मेथड है। कई बार दिक्कत आती है तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के पदों में मान ज्ञात करके उसको यूज़ में लिया जाता है। ये दूसरी विधि थी मेरे पास। फिर इसके बाद आती है कि तीसरी विधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी क्वेश्चन ये सॉल्व करती है। इस विधि में क्या काम करना होता है, यहाँ पे ऊपर और नीचे अंशवार में गुना करके जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है, जैसी भी स्थिति होती है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगी। जैसे क्वेश्चन लिखा है ए डी एक्स अपॉन बी माइनस सी वाई जेड, बी डी वाई अपॉन सी माइनस ए जेड एक्स इज इक्वल टू सी डी जेड अपॉन ए माइनस बी एक्स। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं जो ही विधि मैं सिखा रहा हूँ इसी से ही करना है। अगर ऊपर वाली कोई विधि लगती हो तो एक में यूज़ कर सकते हैं या दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि तीसरी विधि समझानी है तुम्हें, तो मैं तीसरी विधि के विद रिस्पेक्ट ही काम करूँगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने ऊपर नीचे x से, सेकंड वाले को ऊपर नीचे y से, तीसरे वाले को ऊपर नीचे z से गुना करके जोड़ दिया। लिखना तुमने इस तरह से होता है, पहली टर्म एज इट इज़, दूसरी टर्म एज इट इज़, तीसरी टर्म एज इट इज़। अब ऊपर गुना किया तो ax dx हो गया, by dy हो गया, cz dz हो गया। ये इक्वल में आगे लिखना आपने। नीचे जब गुना करोगे x से पहली टर्म को, दूसरी को y से, तीसरी को z से, तो x y z कॉमन आ जाएगा। अंदर जो चीज़ बनेगी उसको इकट्ठा कर लिया मैंने। अब अगला स्टेप मैंने लिखा उसी के नीचे देखो ax dx by dy cz dz अपॉन 0। अब इस स्टेप को आइदर मैं पहले के साथ या दूसरे के साथ या तीसरे के साथ रखूँगा तो नीचे वाला 0 उधर जाके उसको 0 बना देगा। मेरा स्टेप हो गया ax dx प्लस by dy cz dz इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर cz स्क्वायर इज इक्वल टू c1। ये एक कांस्टेंट की वैल्यू है। सेकंड कांस्टेंट का मान निकालने के लिए जैसे मैंने वहाँ एक्स वाई जेड से गुना किया था, पहली टर्म को x से ऊपर नीचे, दूसरी टर्म को y से और तीसरी टर्म को z से। अब मैं ऊपर नीचे गुना करता हूँ ax से, फिर by से,
फिर सी जेड से। जब मैंने गुना किया ऊपर नीचे ए एक्स बी वाई सी जेड से, तो पहली 3 टर्म तो एज इट इज़ लिखी है आपने। फिर बना ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी जेड अपॉन में एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। फिर अंदर जो टर्म बनी वो जीरो बन गई। अब इसको किसी के बराबर रखा जाए, नीचे वाली जीरो जाके उसको जीरो बना देगी। तुम्हारे पास वैल्यू आ गई ए एक्स डी एक्स प्लस बी वाई सी जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन कर दिया ए एक्स स्क्वायर बाई टू बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 2 छोड़ दिया तो यहाँ C2 लिख दिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब ये जरूरी नहीं कि इसी से गुना करना है, कई बार नेगेटिव साइन से भी गुना करना पड़ता है। तो जैसे क्वेश्चन देखो नेक्स्ट में लेकर डी एक्स अपॉन जेड एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस वाई डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो फर्स्ट 2 में एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो निकल सकती है, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई या डी वाई अपॉन एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अलग अलग करो, इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन मुझे क्योंकि इस विधि से काम सिखाना, तो देखो मैंने फर्स्ट टर्म को एक्स से, सेकंड को माइनस वाई से, थर्ड को माइनस जेड से गुना कर दिया। पहली 3 टर्म एज इट इज़ लिखी, ऊपर बचा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। नीचे जो टर्म बची थी इनको मैंने गुना कर दिया, आपस में सॉल्व किया तो नीचे जीरो आ गया। अब ये फोर्थ टर्म को यदि हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी के भी बराबर रखेंगे तो नीचे वाली जीरो को जीरो बना देंगे। एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसी तरह से फिर मैंने फर्स्ट को वाई से, फिर सेकंड को एक्स से, तीसरी को माइनस जेड से अंश हर में गुना करके जोड़ दिया। पहली 3 टर्म एज इट इज़ लिखी, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस जेड डी जेड, नीचे जो टर्म बनी उनको आपस में गुना किया, जीरो हो गया। उसको किसी के बराबर ही रखेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसे मैंने काम सिखाया था तुम्हें। जैसे वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं डी इंटू एक्स वाई माइनस जेड डी जेड एज इट इज़। इंटीग्रेशन करेंगे डी हट जाएगा, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी या C2। तो 2 से गुना करके मैंने C2 बना दिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये चैप्टर है तुम्हारा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ये 2 विधि सॉरी 2 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का तो काम आसान है, सिंपल था, मुश्किल नहीं है। लेकिन सेकंड एक्सरसाइज में 2-3 विधि हैं जिनके विद रिस्पेक्ट टू तुम्हें काम करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल करना। बुक आप लोगों के पास होगी, उसमें एक्सरसाइज करके देखना। जो दिक्कत आए तो एक बार आप रख लीजिए, समय आने पे मैं आप सबको ये चीज़ समझा दूंगा। अब ये चैप्टर इस बुक का इतना ही काम करना होता है। अब नेक्स्ट किताब में शुरू करूँगा तो हमारे लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण बाजार से खरीद लेना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आप लोगों को आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम में जब भी तुम्हें कोई लेक्चर दूंगा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। थैंक यू।